हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कल एक और वीडियो पब्लिश हो चुके हैं इसके बारे में, इसी क्लास के बारे में। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उस वीडियो में विजिट करके आप लोग आराम से देख सकते हैं। बाकी और किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन कोई डाउट होगा, कोई सुझाव होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन जरूर करना। ओके, तो फिर चलिए लेट्स फॉर द डे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध का अन्योन है? आपको बताना है रिसिप्रोकल रेसिस्टेंस है, क्या चालकत्व है, या फिर प्रेरकत्व है, या फिर प्रतिबाधा है, या फिर आवेश है। देखिए साइंस के क्वेश्चन है, फिजिक्स के हैं, थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बाकी मिक्सअप क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो कंडक्टेंस है, चालकत्व है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल देखिए कि द्रव में सतह पर कणों के एक छोटे से भाग की होती है। आपको बताना है कि द्रव में सतह पर कणों के एक छोटे से भाग की होती है अधिक स्थितिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा, कम संभावित ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अधिक गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि द्रवों में सतह पर कणों के एक छोटे से भाग की अधिक गतिज ऊर्जा होती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 है कि खाद्य पदार्थों की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है। आपको बताना है कि खाद्य पदार्थ में जो ऊर्जा होती है उसे किस इकाई के द्वारा मापा जा सकता है, केल्विन के द्वारा, जूल के द्वारा, कैलोरी के द्वारा, या फिर सेल्सियस के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो खाद्य पदार्थों की जो ऊर्जा होती है हम उसको किसको द्वारा कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, कैलोरी के द्वारा उसको कैलकुलेट या फिर मेजरमेंट करते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, एलएसडी की खपत का प्रभाव है। आपको बताना है कि एलएसडी की खपत का प्रभाव है गुर्दे की बीमारी, जिगर की बीमारी, कैंसर, या फिर मति भ्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो एलएसडी होती है इफेक्ट है ना, जो एलएसडी होती है उसकी खपत का प्रभाव मति भ्रम यानी कि हेलुसिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं उस पर इफेक्ट करता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भौतिकी में किसी भी वस्तु के वजन की गणना का सूत्र होता है। आपको बताना है कि भौतिकी में किसी भी वस्तु के जो वेट होता है उसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसका सूत्र, उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि द्रव्य इंटू त्वरण, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इंटू द्रव्यमान, या फिर द्रव्यमान इंटू बल, या फिर द्रव्यमान इंटू संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इंटू द्रव्यमान ये होता है किसी भी वस्तु के वजन की गणना करने का फॉर्मूला। अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरा अणुक स्थान किसमें सबसे कम होता है। अंतरा अणुक स्थान किसमें सबसे कम होता है, ऑयल में, भाप में, बर्फ में, या फिर इनमें, मतलब ऑल ऑफ देम, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आइस, यानी कि बर्फ में जो अंतरा अणुक होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ये किसमें सबसे कम होता है, ये बर्फ में सबसे कम होता है। बाकी जो ऑयल हो गया, भाप हो गया, इनमें अधिक होता है, मतलब कंपैरिजन अगर हम करें आइस के मुकाबले। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे, ओजोन छिद्रों के लिए कौन से प्रदूषक जिम्मेदार है। ओजोन छिद्र के लिए आपको बताना है कौन से प्रदूषक जिम्मेदार हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर कार्बन फ्लोरोक्लोरोकार्बन। ठीक है, तो देखिए मेहनत क्या है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बता दिया, बाकी ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है CO2 हो गया, SO2 हो गया, या फिर CO हो गया, या फिर CFC हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आई होप आप सबने इसका राइट डाउन कर दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रसायन होता है वो ओजोन छिद्रों के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है, आपको बताना है जल एक यौगिक है। आपको बताना है कि जल एक यौगिक है, जल एक वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज, लेकिन क्यों, क्या यह ठोस, तरल या गैस रूपों में पाया जाता है, या फिर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, या फिर इनमें दो अलग अलग तत्व रासायनिक बंधनों द्वारा जुड़े होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इसे रसायन के माध्यम से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा आप लोग इसको एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, बाकी देखिए इसमें बताने लायक उतना कुछ है नहीं, आपको बस जानना है कि जल एक यौगिक है तो इसके पीछे रीजन क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इनमें दो अलग अलग तत्व रासायनिक बंधनों के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी
यानी कि ये हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन, दोनों जो है हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे है कि पदार्थ के खाली स्थान को प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आपको बताना है कि पदार्थ के खाली स्थान को प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या डेंसिटी घनत्व को, या फिर श्यानता को, या फिर सांद्रता को, या फिर चमक को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि घनत्व को, पदार्थ के घनत्व को प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे कि उच्च पोषी स्तरों में डीडीटी जैसे कीटनाशकों की घटना को खाली स्थान कहा जाता है। जैव उपचार कहा जाता है, या फिर जैव आवर्धन कहा जाता है, जैव वृद्धि कहा जाता है, या फिर जैव प्रदूषण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन कहा जाता है उच्च पोषी स्तरों में डीडीटी जैसे कीटनाशकों की घटना को। ओके, तो ये चीज़ है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो काफ़ी अच्छा सवाल है ना, कि सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? मैग्नीशियम करता है, नाइट्रोजन करता है, ओजोन करता है, या फिर ऑक्सीजन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ओजोन जो है, जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, रेडिएशंस होती है, उनसे पृथ्वी की रक्षा ओजोन करता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा? देखिए ये क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में 2 बार रिपीट हो चुका था। क्वेश्चन का एक में तो लगभग यही क्वेश्चन था, दूसरे में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हाइड्रोजन। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे, कीटनाशक मार सकता है? आपको बताना है कि कीटनाशक क्या मार सकता है। क्या इंसेक्टिस कीट को मार सकता है, चूहे को मार सकता है, या फिर दोनों को मार सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बहुत कीटनाशक जो दवाई होती है ना, कीटनाशक जो होता है वो कीट को भी मार सकता है और वो चूहे को भी मार सकता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक कहाँ होती है? आपको बताना है ना, आर्सेनिक जो होता है ना, आर्सेनिक जो आपको बताना है, आर्सेनिक से कहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण की समस्या आती है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है ना, वेस्ट बंगाल में जो आर्सेनिक है उनसे जल की समस्या बहुत अधिक होती है। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा प्रकृति में अदिश है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा प्रकृति में अदिश है? यंग मापांक, या फिर आयतन, या फिर विद्युत प्रवाह, या फिर ऊपर के सभी? है ना, तो ऑल ऑफ अबो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबो, यानी कि उपरोक्त में से सभी, यंग मापक, आयतन और विद्युत प्रवाह, ये सभी जो है प्रकृति में अदिश हैं। अगला नंबर का सवाल देख लिए। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे आपसे पूछा गया है, वह पदार्थ जो अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनता है? आपको बताना है कि वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है। क्या धुआं के कारण अधिकतम वायु प्रदूषण होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है और यही वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या है ना, स्टार्टिंग जब हुआ था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्वेश्चन, बाकी अभी जैसे जैसे धीरे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्लासेस आगे जा रही, तो आई होप आप सबने जो है क्वेश्चन का लेवल वो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि देखिए टाइम बदल रहा है, कंपटीशन आगे थोड़ा लेवल जो है कंपिटिटर जो है ज़्यादा आ रहे, तो क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है ना वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से चेंजेस होते रहे, तो इसलिए आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने आना चाहिए, इसलिए मैं क्या है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज करते रहता हूँ। सो यहाँ पे पूछा गया है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, संवहन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या फिर आसवन कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सबलाइमिनेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। डायरेक्टली अगर हम बात करें ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला नंबर का
सुनिए अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, उच्च तापमान का निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। आपको बताना है कि उच्च तापमान का निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। क्या हम लोग उच्च तापमान का पता नैनोमीटर के द्वारा लगा सकते हैं, या फिर फोटोमीटर के द्वारा, या फिर स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, या फिर पायरोमीटर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पायरोमीटर के द्वारा हम लोग उच्च तापमान का पता लगा सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे पूछा गया, वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता को, यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है ना एटमॉस्फेयर में, कि वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता को मापने हेतु इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, या फिर एमीमीटर का उपयोग करते हैं, या फिर हाइग्रोमीटर का, या फिर हाइड्रोमीटर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अगर हमें वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर है, अगर हमें वहाँ मौजूद ह्यूमिडिटी आर्द्रता को मापना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हाइग्रोमीटर का यूज़ करेंगे। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ऊष्मा और बिजली का संचालन करने में सक्षम खनिजों को कहा जाता है, खाली स्थान कहा जाता है। आपको बताना है ऊष्मा और बिजली का संचालन करने में सक्षम खनिजों को क्या कहा जाता है। क्या धात्विक खनिज कहा जाता है, या फिर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, या फिर अधात्विक खनिज कहा जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि धात्विक खनिज मिनरल्स कहा जाता है ऊष्मा और बिजली का संचालन करने में सक्षम खनिजों को। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देखिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक दीवार की घड़ी की स्प्रिंग है ना, एक दीवार की घड़ी की स्प्रिंग में खाली स्थान ऊर्जा होती है। आपको बताना है कि दीवार वाली जो घड़ी होती है उसके स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है। क्या विद्युतीय एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, या फिर गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो दीवार घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जो दीवार घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का और आज का आखिरी सवाल है, इसके बाद एक और क्लासेस आएंगी जिसमें टोटल कंप्लीटली मैं वीडियो पूरा जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होंगे, देन उसके बाद आपको पीडीएफ एक साथ देने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे कृत्रिम उर्वरक पहली बार खाली स्थान सदी के दौरान बनाए गए थे। आपको बताना है जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है वो कौन सी है ना कौन से सदी के दौरान बनाए गए थे। क्या 19वीं सदी में बनाए गए थे, या फिर 16वीं सदी में, या फिर 18वीं सदी में, या फिर 17वीं सदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19वीं सदी में पहली बार जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है उनको मैन्युफैक्चर किया गया था। ओके, सो आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको पसंद आए होंगे, और किसी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट होता है, कोई सुझाव होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको मेहनत पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल में पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। बाकी और किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह होते हैं उसके लिए आपके भाई जिंदा है, कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास होके कमेंट करिएगा। तो फिर चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको लव यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम, और खूब सारा प्यार, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।